नमस्कार साथियों, केवीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, डेली करंट अफेयर की क्लास में करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं और उनके जो फैक्ट होते हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और बताना चाहूँगा साथियों, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने IMD विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण किया है साथियों? आपके जो ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजय सिंह या संदीप माथुर। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर बताएं। IMD विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण किसके द्वारा किया गया है साथियों? कमेंट सेक्शन में बताएं साथियों, किसके द्वारा IMD विजन 2047 दस्तावेज का अनावरण किया गया है? तो साथियों, यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है साथियों। मौसम पूर्व अनुमान की सटीकता और आपदा प्रबंधन की बेहतर योजनाएं इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है। IMD की इस पहल का उद्देश्य न केवल ग्रामीण और घरेलू स्तर पर सुरक्षा बढ़ाना है, बल्कि देश के विकास में भी योगदान देना है। ठीक है। तो जब हमको विकसित देश बनना है साथियों, तो उसमें हमें हर जो पैरामीटर्स होते हैं उसमें हमें अच्छी योजनाएं, अच्छे काम, महत्वपूर्ण काम हमें करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, तभी हम जाके जो हमारा विज़न है 2047 का, तभी हम एक विकसित देश बन पाएंगे, जहाँ पे हर चीज़ों से रिलेटेड, वो इकोनॉमी से रिलेटेड हो या स्पेस से रिलेटेड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो या मौसम से रिलेटेड हो। ठीक है, कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो जब सब चीज़ में हम इन्हांस करेंगे अपनी चीज़ों को, तभी जाके हम 2047 तक एक विकसित भारत बनेंगे साथियों। ठीक है, तो ये सारे उसके एस्पेक्ट हैं अलग अलग, तो आप इसको याद रखिए। आगे चलते हैं साथियों। किस बैंक ने हाल ही में डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभागों का प्रभार सौंपा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, यस बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक। तो साथियों, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताएं। किस बैंक ने हाल ही में डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान विभागों का प्रभार सौंपा है? तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो प्रभार है मौद्रिक नीति और आर्थिक अनुसंधान का, जो उनके जो डिपार्टमेंट्स है, उसका जो प्रभार है वो डिप्टी गवर्नर राजेश्वर राव को दिया गया है। ठीक है, ठीक है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए MS L&T शिपयार्ड द्वारा, L&T मतलब लार्सन एंड टूब्रो, एक प्राइवेट कंपनी है साथियों शिपयार्ड की, निर्मित दो मल्टीपर्पज वेसल्स MPV में से कौन से वेसल्स को L&T शिपयार्ड कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है? तो साथियों, आपके ऑप्शन से पहले, दूसरे, तीसरे या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 2 दिन पहले की क्लास में, तो बिल्कुल आप मुझे बताएं इसका सही उत्तर क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से नंबर का वेसल्स है जो L&T शिपयार्ड द्वारा कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया है साथियों, भारतीय नौसेना के लिए? तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, दूसरे नंबर का जो वेसल्स है मल्टीपर्पज वेसल, उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है साथी, तो इसका नाम क्या था? INS उत्कर्ष। और जो पहले नंबर का था जो इनके द्वारा किया गया था, उसका नाम था INS समर्थ। ठीक है साथियों, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे साथियों, बिल्कुल आप इसको याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने किस शहर में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है साथियों? आपका जो ऑप्शन है, नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या केरल। साथियों, कमेंट सेक्शन में बताएं किस शहर में इसका उद्घाटन किया गया है भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का। नई दिल्ली, पुणे, मुंबई या केरल। तो साथियों, यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, मुंबई में वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है, जिसका मुख्यालय किस राज्य में स्थित है?
तो आपको उसका हेडक्वार्टर बताना है साथियों। आपके ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात या तेलंगाना। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया गया है जिसका मुख्यालय किस राज्य में स्थित है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, तेलंगाना। ठीक है साथियों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत जनवरी 2026 में कौन से कॉमनवेल्थ देशों के सांसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों की सम्मेलन CSPOC की मेजबानी करेगा? जो आपके ऑप्शन है साथियों, 8वां कॉमनवेल्थ देशों का, 18वां कॉमनवेल्थ देशों का, या 28वां कॉमनवेल्थ देशों का, या 38वां कॉमनवेल्थ देशों का। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 28वीं कॉमनवेल्थ देशों को। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में किसने संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजय सिंह या जगदीप धनखड़। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें, किसके द्वारा इसका विमोचन किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अजय सिंह या जगदीप धनखड़। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, जगदीप धनखड़ के द्वारा संसद के अधिकारों और विशेष अधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है? आपके जो ऑप्शन है केरल, पंजाब, गुजरात या हिमाचल प्रदेश। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में नए कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया है साथियों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शंस है रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो, या गृह मंत्रालय और नीति आयोग। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2 वर्जन 2.0 लॉन्च किया गया है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया DSCI के साथ साझेदारी में साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है साथियों। इस पहल का उद्देश्य क्या है कि भारत की साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना और अधिक सुरक्षित डिजिटल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों को साथ लेके आना है। ठीक है, तो क्या क्या हम मतलब साइबर सुरक्षा की क्षमता हम कैसे बढ़ाएंगे और हम कैसे जो भी डिजिटल चीज़ें हैं उनमें हम क्या क्या जो क्षेत्र हैं डिजिटल उसमें हम कैसे और सुरक्षा बढ़ाएं, कैसे और उसको हम डिजिटल भविष्य के साथ महत्वपूर्ण चीज़ों को साथ में लेके आए साथियों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली साथियों? आपके ऑप्शन है विनोद कुमार, अशोक गांगुली, दीपक मिश्रा या के विनोद चंद्रन। साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ ली। सही उत्तर बताएं साथियों कमेंट सेक्शन में। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है, जस्टिस के विनोद चंद्रन। ठीक है, इन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ ली है। आइए इनके बारे में देखते हैं साथियों। तो जस्टिस के विनोद चंद्रन ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI संजीव खन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई साथियों। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय कलेजियम की सिफारिश के आधार पर न्यायमूर्ति चंद्रन को शीर्ष अदालत में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है और केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर इसकी घोषणा की है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को हाल ही में
किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? आपके जो ऑप्शंस हैं श्रीलंका, मालदीव, सिंगापुर या मलेशिया। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को। कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर बताएं साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है सिंगापुर। ठीक है साथियों, सिंगापुर देश के मानद नागरिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो भारतीय उद्योग संघ परिसंघ CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो गैर सिंगापुर निवासियों के लिए एक प्रतिष्ठित सम्मान है। और ये पुरस्कार उन्हें 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह के दौरान सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, ये वहाँ के राष्ट्रपति साथियों थरमन शानमुगरत्नम, इनको भी आप याद रखिएगा। इनके बारे में हमने पढ़ा है, इस कंट्री के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है इंडोनेशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन और एक और ऑप्शन यहाँ पे रिपीट हो गया साथियों। तो इन तीनों में से ही बताएं आप, इंडोनेशिया, बांग्लादेश और यूक्रेन किसके साथ भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए निर्यात डील की है साथियों? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया कंट्री के साथ हमने ये डील की है। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए $450 मिलियन के सौदे को अंतिम रूप देने के करीब है। ऑलमोस्ट ये जो डील है साथियों हो गई है, अभी लास्ट फेज में चल रही है। ठीक है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, और ये डील इंडोनेशिया को फिलीपींस के बाद दूसरा आसियान देश बना देगा। ठीक है, तो इससे पहले हमने ये फिलीपींस को भी दिया है साथियों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ठीक है, तो इंडोनेशिया यहाँ पे सेकंड आसियान कंट्री बना है जिसके साथ हम ये डील करेंगे। ठीक है, जो इन एडवांस मिसाइलों को हासिल करेगा जिनकी रेंज है साथियों 290 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये डील के कारण हमारे जो आसियान कंट्री है उनके साथ भी जो हमारे रिलेशन है उनको वो अच्छे बिल्डअप होंगे साथियों और स्ट्रांग होंगे। और इससे रिलेटेड और अदर जो डील्स हैं और अदर जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो ये दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छा है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिसल्स इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया है? तो साथियों आपके जो ऑप्शंस है 6.6%, 6.7%, 6.8% या 6.9%। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही उत्तर क्या है कि भारत की GDP वृद्धि दर का क्या अनुमान लगाया गया है क्रिसल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दे साथियों। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है 6.7% का क्रिसल इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अगले वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। डिटेल में इसको देखते हैं साथियों। क्रिसल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार अगले वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पादन GDP की वृद्धि दर में सुधार होकर 6.7% का अनुमान है साथियों। ठीक है, ये उनकी प्रिडिक्शंस है। और भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के पहले अग्रिम अनुमानों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में GDP वृद्धि दर घटकर 6.4% रह जाएगी, जो पिछले साल 8.2% थी। ठीक है साथियों, तो ये GDP का जो भी हमारा अनुमान है ये क्रिसल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के द्वारा है। ठीक है साथियों, ये याद रखिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है साथियों? आपके जो ऑप्शन है नई तकनीकी का परीक्षण करना, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधनों का विस्तार करना या मानवीय सहायता मिशनों का संचालन करना। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों।
तो भारतीय सेना 16 से 19 जनवरी 2025 तक एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन कर रही है। ठीक है साथियों, और इस संयुक्त अभ्यास में शीर्ष हवाई सैनिक शामिल है और इसे युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, अभ्यास डेविल स्ट्राइक में भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न बलों के बीच सहयोग शामिल होगा। ठीक है, तो जो भी हमारे सशस्त्र बल हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनके बीच में सहयोग शामिल होगा साथियों। ठीक है, और ये भारतीय सेना इसको कब आयोजन कर रही है इस एक्सरसाइज को? 16 से 19 जनवरी 2025 में साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों कि इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमता को बढ़ाना, अभ्यास डेविल स्ट्राइक का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अमेरिका ने जनवरी 2025 में किन 3 भारतीय संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है, बार्क, आईरेल और IGCAR। इन पर प्रतिबंध लगे थे जो अमेरिका ने जनवरी 2025 में हटा दिए गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं साथियों। अमेरिका ने 3 भारतीय संस्थान बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड आईरेल और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR पर लगे जो प्रतिबंध थे उसको हटा दिया गया साथियों। ठीक है, ये प्रतिबंध बहुत सालों पहले लगे थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में, तब हम पर ये प्रतिबंध लगाए गए थे साथियों। और भी संस्थान है जिस पे प्रतिबंध लगे थे, पर अभी सिर्फ 3 पर ही जो प्रतिबंध है अमेरिका द्वारा हटाए गए हैं। तो उनके नाम आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, दिवाली मेला, होली महोत्सव, महाकुंभ मेला या गणतंत्र दिवस परेड। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें कि संस्कृति का महाकुंभ किस कार्यक्रम में आयोजित किया जा रहा है। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, महाकुंभ मेले में। ठीक है साथियों, तो संस्कृति का महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले के दौरान आयोजित एक भव्य सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने जनवरी 2025 में आयरलैंड के खिलाफ कितने रनों से महिला क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है साथियों? आपके जो ऑप्शन है 280, 250, 304 या 336। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, 304 रन। ठीक है, महिला क्रिकेट में भारत ने 15 जनवरी 2025 को गुजरात के राजकोट में तीसरे वनडे में आयरलैंड के खिलाफ 304 रनों से अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हवाई अड्डों पर निर्बाध आव्रजन सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो साथियों उस कार्यक्रम का हमें नाम बताना है। आपके जो ऑप्शंस हैं, TDP विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम, FTIP फास्टैग इमिग्रेशन कार्यक्रम या FTI TTP फास्टैग इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम या ISSP इमिग्रेशन सुरक्षा और सुरक्षा कार्यक्रम। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, फास्टैग इमिग्रेशन और विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम। ठीक है साथियों, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 16 जनवरी 2025 को मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोचीन और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर फास्टैग इमिग्रेशन विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम FTI TTP का उद्घाटन किया है। ठीक है साथियों, इसका फुल फॉर्म भी याद रखें, इस शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए FTI TTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है? आपके जो ऑप्शन है, भार्गवस्त्र, अग्नि, वायु या सरयू। साथियों ये इसकी इमेज है, इसका सही उत्तर बताएं। तो साथियों जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है भार्गवस्त्र। भार्गवस्त्र साथियों जो पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल है उसका नाम क्या है प्रणाली का? भार्गवस्त्र। ये साथियों उसका इमेज है। ठीक है, ये माइक्रो मिसाइल है साथियों
आइए इसके बारे में देखते हैं। तो भारत ने झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए अपनी पहली माइक्रो मिसाइल प्रणाली का भार्गवस्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है साथियों। ठीक है, इसे झुंड ड्रोन के खतरे का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन घुमा के कि इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो इस कंपनी का नाम आप जरूर याद रखिए। और साथियों इसकी जो रेंज है, ठीक है, तो 6 किलोमीटर से अधिक पर छोटी उड़ने वाली मशीनों का पता लगा सकता है। तो इसके जो डिटेक्ट पावर है ये 6 किलोमीटर की रेंज है साथियों। और जो अपने लक्ष्यों को अगर ये मारक क्षमता है, इसकी जो हिट करने की क्षमता है, तो 2.5 किलोमीटर से अधिक रेंज पर ये अपने लक्ष्यों को हिट कर सकता है। और ये निर्देशित माइक्रो म्यूनिशन का उपयोग करता है साथियों, और एक साथ 64 से अधिक माइक्रो मिसाइलों को फायर कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी बहुत हाई है साथियों, एक साथ ये 64 मिसाइलों को माइक्रो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ये प्रणाली सभी इलाकों में काम करती है जिसमें उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र भी शामिल है। तो ये सभी दूर काम कर सकता है साथियों, हाई एल्टीट्यूड पे भी ये वर्क करेगा साथियों, ये जो माइक्रो मिसाइल्स प्रणाली है। ठीक है, ये सेना की वायु रक्षा प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करता है, जो माइक्रो मिसाइलों के साथ भारत की पहली काउंटर ड्रोन प्रणाली है। ठीक है साथियों, तो अभी तक हमारे पास कोई ड्रोन की ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसको हम काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो मिसाइल प्रणाली है तो ये बिल्कुल ड्रोन से जो भी हमें खतरा होगा उसको काउंटर करेगी। और काफ़ी समय से वायु रक्षा को, मतलब एयरफोर्स को इसकी आवश्यकता थी साथियों, तो उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर इसके आने से फुलफिल हो गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। पवना नदी जो समाचारों में थी साथियों, किस राज्य से होकर बहती है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या बिहार। तो साथियों इसका सही उत्तर देने की कोशिश करें। पवना नदी किस राज्य से होकर बहती है? उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र या बिहार। तो साथियों यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, महाराष्ट्र राज्य से होकर बहती है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने एक कायाकल्प समिति को पवना नदी में प्रदूषण कम करने की कार्य योजना के लिए एक नई समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। तो एक नई डेडलाइन दी गई साथियों, पवना नदी में प्रदूषण को कैसे कम करें उसके लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए। ठीक है, पवना नदी पश्चिमी महाराष्ट्र से बहती है साथियों, पुणे को पार करती है और पुणे और पिपरी चिचवाड़ को विभाजित करती है। ठीक है साथियों, पुणे को पार करती है और पुणे और पिपरी चिचवाड़ को विभाजित करती है। पश्चिमी घाट से निकलती है साथियों। और आगे देखते हैं इसमें, ये पुणे के पास मूला नदी में मिलने से पहले देहू, चिचवाड़, पिपरी और दापोड़ी से होकर बहती है साथियों। ये लगभग 60 किलोमीटर लंबी है और भीमा नदी में जाके मिल जाती है। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हरियाणा के पास किस आरक्षित क्षेत्र में फाल्के टेट बतख देखी गई साथियों? आपके जो ऑप्शंस है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान या कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में फाल्केटेड बतख देखी गई है साथियों। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो हाल ही में हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में एक फाल्केटेड डक देखा गया साथियों। इसे फाल्केटेड टील के नाम से भी जाना जाता है साथियों। ये बतख एक गोडवाल आकार की डबलिंग प्रजाति है जो पूर्वी साइबेरियन से लेकर उत्तरी जापान तक पाई जाती है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्वी भारत में सर्दियों में रहती है। वे मीठे पानी की झीलें, तालाबों और दलदलों में रहते हैं साथियों। ठीक है, जो आमतौर पर जंगलों से घिरा होता है। फाल्टेड बतखें मुख्य रूप से शाकाहारी होती हैं, जो पौधे, बीजों और कभी-कभी छोटे अकशेरुकी जीवों को खाती है साथियों। उन्हें IUCN द्वारा निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है साथियों। ठीक है, तो ये कहाँ देखा गया है इसको याद रखिएगा साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिकारा देवी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है साथियों? आपके जो ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर बताएं
कि अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात? तो साथियों यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश में शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आइए इसके बारे में देखते हैं साथियों। तो भारत सरकार ने शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास के क्षेत्रों को शहरीकरण और विकास से बचाने के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र ESZ के रूप में नामित किया है। ठीक है साथियों, इस अभ्यारण्य को बचाने के लिए यह अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में हिमालय की तलहटी में स्थित है साथियों, और ये 1800-3400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है साथियों, जो देवदार के जंगलों से लेकर अल्पाइन घासों के मैदानों तक के बदलाव को दर्शाता है। अभ्यारण्य का नाम देवी शिकारा देवी के नाम पर रखा गया है साथियों, जिसका पवित्र मंदिर समुद्र तल से 2850 मीटर ऊपर स्थित है साथियों। ठीक है, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है साथियों। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने दुर्बल मृदा तत्वों REE के पर्यावरण अनुकूलन निष्करण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग EKM विकसित किया है साथियों? आपके जो ऑप्शन है म्यांमार, चीन, जापान या भारत। तो साथियों कमेंट सेक्शन में इसका सही उत्तर दें कि किसके द्वारा इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग विकसित किया गया है साथियों। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो चीन के गुआंगझोउ इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री के शोधकर्ताओं ने दुर्लभ पृथ्वी तत्वों REE के पर्यावरण अनुकूल निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग EKM विकसित किया है साथियों। ठीक है, EKM REE को केंद्रित करने के लिए एक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है। उसको केंद्रित करने के लिए क्या करता है? एक विद्युत क्षेत्र का उपयोग करता है साथियों, जिससे उनका पृथक्करण सरल हो जाता है। ठीक है, REE 17 धातु तत्व हैं जिनमें चुंबकीय, इलेक्ट्रॉनिक्स और रासायनिक अनुप्रयोगों सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण गुण है साथियों। ठीक है, EKM इलेक्ट्रोकाइनेटिक पर निर्भर करता है साथियों, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स पर निर्भर करता है, जिसमें अयस्क से REE को निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र के तहत कणों या तरल पदार्थों की गति शामिल होती है साथियों। ठीक है, तो क्या करता है? EKM इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स पर निर्भर करता है और जिसमें अयस्क से REE निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र के तहत कणों या तरल पदार्थों की गति शामिल होती है साथियों। ठीक है, तो याद रखिएगा साथियों कि पर्यावरण के अनुकूल निष्कर्षण के लिए इलेक्ट्रोकाइनेटिक जो माइनिंग EKM है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है साथियों? चाइना के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन है यहीं समाप्त होता है। आज का अंतिम प्रश्न था। आपको आज का सेशन कैसा लगा साथियों? बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं साथियों करंट अफेयर की क्लास में।